अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। आज का भी बड़ा दिलचस्प किस्म का दिन था। दिलचस्प इस लिहाज से कि सबकी नज़रें मरकूज थी तोशा खाना केस में तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की सज़ा मुअत्तली की जो दरख्वास्त दायर हुई थी। कहा यह जा रहा था कि आज जो है शायद इस केस के तमाम दलाइल भी मुकम्मल कर लिए जाएंगे ECP की जानिब से, और उसके बाद फैसला भी शायद आज ही आ जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि उन्होंने इंतज़ार करना है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्या फैसला दे। लेकिन आज वही हुआ जो उस दिन हुआ था जब ट्रायल कोर्ट ने यह सज़ा सुनाई थी। उस दिन हमने देखा था कि तहरीक इंसाफ के उस वक्त के लॉयर ख्वाजा हारिस तशरीफ नहीं लेकर आए थे कोर्ट में, और जैसे ही वो पहुंचे थे उस वक्त तक ट्रायल कोर्ट फैसला सुना चुका था और उन्होंने कहा अब देर हो चुकी है, और वो फैसले के बाद के सारे हालात आपके सामने हैं। आज इसका ऑपोजिट हुआ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अमजद परवेज साहब आज तशरीफ न लाए। खराबी सेहत उनकी वजह बताई गई और इसलिए आज की समाअत को पीर तक मुलतवी कर दिया गया। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बड़े अहम और बड़े दिलचस्प रिमार्क्स दिए। उनका यह कहना था कि हम वो नहीं करेंगे कि जो कि ट्रायल कोर्ट ने किया, बल्कि पीर तक उन्होंने ये वक्त दिया और कहा कि पीर को कोई आए ना आए हम इसका फैसला सुना देंगे। उसके बाद आपने ये भी देखा कि जो लॉयर्स थे तहरीक इंसाफ की जानिब से वो लिफ्ट में फंस गए थे। लतीफ़ खोसा साहब भी फंस गए थे। खैर बहरहाल वो लिफ्ट फिर खोली गई, रेस्क्यू की जो टीमें थी उन्होंने खोला, और उसके बाद के बयानात भी उनके सामने हैं। सरदार लतीफ़ खोसा साहब ये कहते सुने गए हैं कि ये उनको डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के साथ खड़े हैं और डटे रहेंगे। एक तरफ ये है तो दूसरी तरफ हमने देखा कि तहरीक इंसाफ के जो वाइस चेयरमैन हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, उनकी जिस्मानी रिमांड में 3 दिन की तौसी की गई है, और केस है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो साइफर केस है उस हवाले से आज बंद कमरा अदालत जो है उसमें ये समाअत हुई थी और ये रिमांड उनको दिया गया है। बहरहाल तोशा खाना केस की सज़ा मुअत्तली एक अहम केस ज़रूर है, क्योंकि इसके हवाले से जो कुछ भी सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हुई या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो रही हैं उसमें तहरीक इंसाफ के जो सबसे बड़े मुखालिफ हैं यानी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उनकी तरफ से बार बार अदलिया के हवाले से बहुत सारी जो तनकीद है वो आ रही है, और वो कहते हैं कि एक मरतबा फिर ऐसा लगता है कि उनकी तरफ झुकाव ज़्यादा है। आज इसी हवाले से बात अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ करती चलूँ। हमारे एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड लीगल एक्सपर्ट हैदर वहीद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ हमारे साथ होंगे अगेन एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद अहमद पंसोटा साहब, लीगल एक्सपर्ट भी हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हैदर, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। ये जितनी भी इस वक्त डेवलपमेंट्स हुई हैं इस सज़ा मुअत्तली तोशा खाना केस के हवाले से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं जो कल के भी थे और आज भी जो उन्होंने ट्रायल कोर्ट का जिक्र किया, क्योंकि साथ में उनका ये भी कहना था कि ट्रायल कोर्ट ने जो किया वो गलत किया, क्या आपको लगता है कि ये सारे जो रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट में गुज़िश्ता रोज़ हुए और अब जो कुछ like the buck is stopping at the Islamabad High Court as of now, the court seems to be in a lot of pressure, क्या ये कहना सही होगा? देखिए, वो आज़ादाना तरीके से फैसला उन्हें करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के आई थिंक रिमार्क्स गैर ज़रूरी थे। बेहतर था कि अगर इस वक्त ना आते रिमार्क्स, खासकर एक पस मंज़र है क्योंकि एक सियासी पस मंज़र भी है इस सारे इशू का, इवन दो इट इज़ अ लीगल केस, तो बेहतर तो यही होता कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो इसका फैसला जब कर रहा होता तो इस तरह की कमेंट्री ना आती सुप्रीम कोर्ट से, और हतमी तौर पे जो भी फैसला होता है या अर्जी या तो सस्पेंशन का वो फैसला करेंगे या अपील जो है वो पूरी सुन के फैसला करेंगे या वो सस्पेंशन नहीं देंगे। तो जो भी फैसला होगा आई थिंक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का होना चाहिए और वो उसको ओन करेंगे ऑब्वियसली, और उसके बाद अगर कोई अपील या कोई गुंजाइश बनती है तो सुप्रीम कोर्ट में की जा सकती है। क्योंकि सजा इसकी 3 साल है तो काफी चांस तो है कि सस्पेंशन शायद हो जाए, क्योंकि जब सजा जो है वो कोई बहुत संगीन नहीं होती तो जो है वो ज्यादा आसान होता है किसी जजमेंट के सस्पेंड होने का। और जाहिर है कि जजमेंट में हालांकि ओवरऑल काफी टाइम पीरियड था जिसमें ये केस चला है, एंड में आखिरी दिन कुछ उजलत जरूर हुई, और ये भी बात दुरुस्त है कि अगर आप विटनेस की लिस्ट जो है वो ज्यादा लंबी नहीं, अगर रेलेवेंट विटनेसेस हों तो जरूरी नहीं है कि सारे विटनेसेस को डिपोज किया जाए। और अगर आप जो है तमाम तर आपको जो है वो मौके दिए जाएं और फिर भी आप कोर्ट ना आए तो फिर जो है वो आपकी ना आने की वजह से इंसाफ रुक भी नहीं सकता। लेकिन साथ ही साथ आखिरी दिन एक भी एडजर्नमेंट ना देना और रीजंस ना देना कि क्यों
आपने विटनेसेस को डिपोज करने दिया। आई थिंक ये एक जो है वो स्टाफ कुछ इश्यूज हैं जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड करने। ओके तो ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिसाइड करने हैं। अहमद पंसोटा साहब, बहुत से लोग ये कहते हैं, क्योंकि जाहिर है हमारी लीगल फ्रेटर्निटी भी काफ़ी डिवाइडेड नज़र आती है, क्योंकि लॉ को इंटरप्रेट करना, उसको जिस तरह से बताया जाता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहते हैं कि ये लगता है कि ये मामला शायद सुप्रीम कोर्ट तक जाने न दिया जाए, एक मरतबा फिर ये ट्रायल कोर्ट भेज दिया जाए, जैसे हमने पहले देखा था। ऐसा कुछ होता आपको नज़र आ रहा है, या जैसे हैदर कह रहे हैं कि यू नो टू सस्पेंड और नॉट टू सस्पेंड, नाउ दिस इज इन दी हाई कोर्ट एंड दे हैव टू डिसाइड? देखिए जी, इस वक्त जो सिचुएशन है ना, उसको आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए बड़ी ज़रूरी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह इस केस को चलाया जा रहा है, 5 साल से नीचे की जब भी कन्विक्शन होती है, या 3 साल या 2 साल फलाना, उसको तो यूजुअली जब हम कोर्ट्स में अपेयर होते हैं तो पहली डेट पर सस्पेंशन मिल जाती है। ये एक ऐसा यूनिक केस है जिसमें सबसे पहले ट्रायल इस तरीके से चलाया गया कि ट्रायल्स हम सारे करते हैं, हैदर भाई भी करते हैं, हम सब लोग ट्रायल्स करते हैं, इस तरह की हरकतें हमने ट्रायल में होते नहीं देखी कि आप राइट ऑफ डिफेंस ही ना दें या कोई फहरिस्त गवाहान दी जाए और आप कहें जी मैं डिसाइड करूंगा कि आपके गवाहान कौन है। तो अगर आप उस तनाजुर में देखें तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो प्रोसीडिंग है, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बड़ा इसमें क्रिटिसिज्म किया जा रहा है। जहां तक कमेंट्री की बात है उसके तो मैं वैसे ही बुनियादी तौर पे खिलाफ हूं कि जजेस शुड स्पीक थ्रू देयर जजमेंट्स, बट जो सुप्रीम कोर्ट ने 2 सवाल पूछे, एक उन्होंने 120 दिन की मियाद का पूछा, दूसरा उन्होंने पूछा कि क्या सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन क्वालिफाई करते हैं टू बी द इलेक्शन कमीशन। ये दोनों वो सवाल हैं जो कि सबसे पहले ट्रायल कोर्ट के आगे रखे गए, उन्होंने डिसमिस किया, आमिर फारूक साहब के पास गए, उन्होंने वापस भेजा, ट्रायल कोर्ट ने फिर डिसमिस किए, वो आमिर फारूक साहब के पास दोबारा गए, उन्होंने फिर वापस भेज दिया। इस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में आए तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का इतना इस्तेकाक तो है कि ही कैन आस्क यार ये 120 डेज वाला जो इशू है, जो कि बादी नजर हम टैक्सेशन केसेस में पेश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, एक दिन भी ऊपर होता है तो वो अपील साइड पे रखी होती है सुप्रीम कोर्ट ने, एंड दे टेल अस कि पहले आप ये एक्सप्लेन करें कि एक दिन का है, और वो यूजुअली 99.9% डिसमिस होती हैं। यहाँ पर हर चीज जिसे कहते हैं उल्टी गंगा बह रही है, उस सारी चीज को एंटरटेन करना। तो जिस तरीके कार से ये ट्रायल को कंडक्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट में, आज मतलब मैंने एक ट्वीट भी की हुई थी कि सुप्रीम कोर्ट के पास बाकी अदालतों से मुख्तलिफ आर्टिकल 1872 के तहत कंप्लीट जस्टिस की पावर भी है। और जब इतनी ग्रेव इलीगैलिटीज, एंड दिस इज नॉट ओनली अबाउट इमरान खान, ये अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में जब भी किसी बड़े पॉलिटिशियन का केस ट्रायल कोर्ट्स में या चलता है, वो इतना तमस्खर अंदाज तरीके में चलता है, मजाक खेज अंदाज में चलता है कि यू नो वन इज फोर्स्ड टू बिलीव कि ये किस किस्म की कानूनी पेचीदगियां हैं जिनको यहाँ पर सामने लाया जा रहा है, और इतनी जल्दी क्या। अब आज भी आमिर फारूक साहब के जो एक कॉमेंट्स थे या रिमार्क्स थे, उसमें ये कहा था कि मैं वो काम नहीं करना चाहता जो नीचे ट्रायल कोर्ट ने किया, मैं सुन के करना चाहता हूं। तो सवाल ये है कि अगर आप इस चीज पर कन्विंस्ड है कि ट्रायल कोर्ट ने गलत किया, तो सस्पेंड तो एटलीस्ट बेयर मिनिमम चीजें जो आपको करनी चाहिए। अब लेट्स से कल को अपील एक्सेप्ट हो जाती है एंड ये डिक्लेयर हो जाता है कि खान साहब जो है उनकी अपील सही फाइल हुई थी एंड ही इज रिलीज्ड, तो ये जो 25-30 दिन आपने उनको जेल में रखा है फॉर नो गुड रीजन, जब आप उनको इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं कि उनके केसेस फिक्स कर रहे हैं, तो उसको फिर डिसाइड भी कर दें। अच्छा, ये कौन सा रीजन है कि इलेक्शन कमीशन का वकील कहे जी कि मैं डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया हूँ। ये हमें तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में बेनिफिट ये वाले नहीं मिलते कि हम डिहाइड्रेशन छोड़ के खुदा ना खास्ता कोविड में भी हो तो वो कहते हैं जी अभी आर्ग्यू करें, अभी बताएं सुप्रीम कोर्ट। आप ये कह रहे हैं कि वो जानबूझकर पेश नहीं हुए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील जिन्होंने कभी छुट्टी नहीं की। तहरीक इंसाफ के लॉयर्स तो बचते रहे जब ये केस चल रहा था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हमेशा मौजूद था। आज आप कहते हैं कि वो नहीं आया जानबूझकर। लेट मी से जी कि इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं, हमारी वकला के अंदर कंसेंसस है कि वन ऑफ द फाइनेस्ट वी हैव, वो बहुत जबरदस्त वकील हैं। अमजद परवेज साहब की मैं बात कर रहा हूँ। अब अगर वो किसी केस को मिस कर रहे हैं तो मैं मान ही नहीं सकता कि वो खुद मिस कर रहे हैं या कोई डिहाइड्रेशन वगैरह है। ये को डेफिनेटली इसको प्रोलॉन्ग किया जा रहा है बिकॉज ऑन मेरिट्स तो across the board consensus है कि this is a sham judgment, this is a judgment which will not sustain in the eyes of law, और ये उड़ जाएगी। अब उसको डिले कर रहे हैं, आपने एक बंदे को अंदर रखना है, इनकार्सरेट करना है, that's it। ओके, लेकिन अगर शैम जजमेंट भी आप कहते हैं हैदर, और आपने भी कई सवाल उठाए इसके हवाले से, इस केस के हवाले से, अगर कोई रिलीफ मिल भी जाता है तो सवाल ये पैदा होता है कि विल दैट एक्चुअली ट्रांसलेट इनटू रिहाई, यानी रिलीफ अगर मिल जाता है फॉर एग्जांपल, क्योंकि आप लोग सब कहते हैं कि यू नो इसको तो फौरन सस्पेंड हो जाती है ये जजमेंट, तो आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की रिहाई भी मुमकिन होगी? To use his words, absolutely not. I think मेरे ख्याल से सवाल ही नहीं पैदा होता कि उनको रिहाई मिलेगी। मैं नहीं कह रहा ये अच्छी है बुरी बात है, लेकिन मेरा तज्जिया यही है कि इसके बाद साइफर केस है, फिर 9 मई का केस है, फिर फलाना। मेरा नहीं ख्याल के
उनकी रिहाई और रिलीफ को आप जोड़ सकती हैं। हाँ, इट विल बी सिग्निफिकेंट बिकॉज देयर इज ओनली वन केस जिसमें वो कन्विक्ट हुए हैं, तो कन्विक्शन का सस्पेंड हो जाना मायने खेज तो होगा, क्योंकि बाकी सारे केसेस जो हैं उसमें अभी कन्विक्शन नहीं है। सही। तो वहां पे अगर जो है वो जो भी मुकदमे अरेस्ट होता है तो वहां बेल का चांस जाहिर है कि ज्यादा है, क्योंकि वहां तो अभी कन्विक्शन नहीं है। तो मेरे ख्याल से तो उनकी रिहाई और रिलीफ को बिल्कुल अलहदा इस वक्त रखें। उनकी रिहाई का मेरा नहीं ख्याल के रिलीफ से कोई बहुत ज्यादा जो है वो डायरेक्ट ताल्लुक है, बिलवास्ता ताल्लुक आप उसको जोड़ सकती हैं। बट मेरा यही ख्याल है कि इस वक्त चेयरमैन पीटीआई जो है उनको जेल इसलिए नहीं डाला था कि वो बाहर निकल के कोई इलेक्शन की कैंपेन करना शुरू कर दें या किसी तरह से अहल हो इलेक्शन लड़ें। वो जिस तरह 9 इलेक्शन लड़ने का उनको शौक है एक वक्त में, तो उनके शौक पूरे करने के लिए तो उनको जेल में जो है नहीं डाला। अच्छा, तो फिर हैदर मुझे एक बात बताइए, उल्टी गंगा बहना ये चीज़ बड़ी अजीब सी हुई, विटनेसेस को इस तरह से डिपोज नहीं किया जाता, और आपने ये भी कहा कि ये एक सियासी नौयत का केस है और इसके अंदर मतलब लाइक यू नो वी टॉकिंग अबाउट एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर। और इसी तरह हमने देखा कि पीएमएलएन के एक लीडर थे जो कि अब खैर वापसी का प्लान आज बताया भी जा रहा है कि वो शायद अक्टूबर के वस्त में आ जाएंगे। तो बदला क्या है फिर एज फार एज जो हमारा सिस्टम ऑफ जस्टिस है, कुछ बदला है? देखिए, जस्टिस यहाँ पे इसी तरह है कि पलड़े बराबर हो गए, और इसको आप इसी तरह देखेंगे कि आइंदा भी मुझे लगता है बिलावल ने आई थिंक के पार्लियामेंट में ये बात कही थी, ऑल्दो he could have couched it in better language, but he did say कि आप किस तरह की सियासत हमारे लिए छोड़ के जा रहे हैं। और ये सियासत नहीं, अब ये बिल्कुल एक पॉलिटिकल एडवर्सेरियल सिचुएशन की जगह एनमिटी है, ये दुश्मनी है। एक कबर एक है और लोग दो हैं, या तो आप प्राइम मिनिस्टर हैं या आप एग्जाइल में हैं या आप जेल में। तो ये इन एक्सट्रीम्स पे जब बात होगी कि अगर तुम नहीं या हम नहीं, तो फिर ना आइन का ज्यादा तकाजा कोई करेगा, ना पब्लिक इंटरेस्ट का, ना पब्लिक इश्यूज का। और इसीलिए मेरे ख्याल से सियासत जो है वो इस वक्त बहुत ज्यादा एक लोएस्ट एप पे है, जिसकी शुरुआत आई थिंक ओरिजिनल सिन में जिम्मा जो है इमरान खान और उनके फैसिलिटेटर्स को पहले दूंगा, क्योंकि ये नवाज शरीफ साहब को जिस तरह से निकाला गया था ये वहां से बात शुरू होती है। लेकिन अब हम उससे आगे आके अब हम ऐसी जगह आ गए हैं कि अब ये रिवर्स में भी जाएगी और ये बदले अभी तो ये भड़की है फिर से। तो मेरे ख्याल से इसमें नुकसान सिर्फ अवाम का है, और मेरे ख्याल से ये सियासी जंग जो कि मेरे ख्याल से दुश्मनी है, इसको सियासी बात नहीं, सियासी नहीं है ये मेरे ख्याल से, दिस इज ये दुश्मनी है और ये आगे तक जाएगी। और इसमें जाहिर है कि आपके सामने ही है कि दो पार्टियां आपस में दुश्मनी करती हैं, जो 90s में भी हमने देखा, ये ज्यादा है उससे। लेकिन दो पार्टी जब दुश्मनी करती हैं तो फायदा तीसरे का होता है, फिर दो जाके बहुत देर से उन्हें जब समझ आती है तो वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी कर लेते हैं, जो कि यहाँ नजर नहीं आ रही। यहाँ पार्टियों की दुश्मनी कम, यहाँ पार्टियों की दुश्मनी कम और तीसरे से दुश्मनी ज्यादा मुझे लगती है। तीसरे का तो एक सेकंड देखें, ये कासिम के अब्बा जो हैं वो कहीं से मुझे नहीं नजर आ रहा कि उनको कोई तीसरे से मसला है, तीसरे को उनसे मसला। जिस दिन तीसरे को उनसे मसला खत्म हो गया तो मेरा एक तो वी इग्नोर सुलेमान, आई थिंक दैट्स हिज अदर सन, सुलेमान के अब्बा कह, उनको जो है मेरे ख्याल से इस वक्त मुझे नजर नहीं आ रहा कि बहुत ज्यादा कोई प्रॉब्लम होगी अगर रिकंसिलिएशन हो जाती है। प्रॉब्लम तो तीसरों को है। ओके, दिस इज हाउ यू लुक एट इट। अच्छा, जरा क्योंकि आप दोनों की मौजूदगी में, क्योंकि अब हर चीज आइन और कानून की मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन से चल रही है, असल मसला है इलेक्शन। और मेरे ख्याल से तमाम जमातों के लिए ये ज़रूरी है कि उनको एक तो ये लेवल प्लेइंग फील्ड मिले टू पार्टिसिपेट। अब आते हैं इलेक्शन की तारीख के हवाले से जो कुछ हमने इस रवां हफ्ते देखा, जिसमें सदर का ख़त जाता है ईसीपी को और ईसीपी के चेयरमैन उनको जवाबी ख़त देते हैं। अहमद, आपकी नज़र में क्या वाकई सिर्फ इलेक्शन कमीशन मजाज है बिकॉज ज़ाहिर कानून में तरमीम हो चुकी है, या आप समझते हैं कि आर्टिकल 224 का क्या होगा फिर? देखिए जी, ईसीपी का नाम फर्स्ट ऑफ ऑल तो चेंज करके एग्जिस्टेंशियल, आई कांट प्रोनाउंस दैट, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस ऑफ पाकिस्तान बोलना चाहिए, बिकॉज इनका अगर आप साबका रिकॉर्ड देखें तो यही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान थ्रू इट्स काउंसिल, जो पिछली सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट उसका गालिबन पैराग्राफ 14 है, उसमें ये कह चुके हैं ये पोजीशन के गवर्नर और प्रेसिडेंट जो है इंडिपेंडेंटली डेट दे सकता है, उन्होंने डेट देनी जो उस वक्त इनको सूट करता था। उसके बाद सिचुएशन चेंज हुई, आज कंप्लीट 180 डिग्री टर्न लेके उन्होंने कहा कि नहीं जी,
अब इस वक्त प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है। जिस इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस चीज का आइडिया नहीं है कि 57 और 58 सेक्शन में अगर वो अमेंडमेंट कर लें और साथ साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आर्टिकल 48 की सूरत में मौजूद हो जहां सदर जो है वो इंडिपेंडेंटली डेट दे सकता है और उनकी कॉन्फ्लिक्ट में वो समझते हो कि सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन जो है वो सुपीरियर होगी, तो फिर अल्लाह ताला ही हाफिज है ऐसे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का। उसकी वजह बुनियादी ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान हैज द पावर कि वो डायरेक्टली इलेक्शन की डेट सेट करेंगे। ये चीज सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में भी तय है, रिव्यू में वो फाइनल हो गई है। उसके बाद एक दूसरा मंतक ये दी जा रही है कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में अगर गवर्नमेंट खत्म हो तो फिर वो सिचुएशन डिफरेंट है। नो, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद दैट। ये चीज भी उसी जजमेंट में क्लियर हो गई है। फिर तीसरी बात ये है कि जी जो प्रेसिडेंट है इज बाउंड बाय द समरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। वो वहां की बातें हैं जहां पर बात उनको की गई है, तो उनको इंडिपेंडेंट पावर दी गई है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये भी डिस्कशन उस जजमेंट में हो चुकी है। अब इन तमाम चीजों की प्रेजेंस में मेरे नजदीक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ना ओनली अपनी जो ड्यूटी है अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन उसको वायलेट किया है जो 218 में है, साथ साथ आर्टिकल 189 ये जजमेंट उन पर भी बाइंडिंग है। इस जजमेंट की मौजूदगी में इस किस्म का लेटर लिखना मेरे नजदीक तो दिस इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कि दे हैव अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग। अगर आइन की समझ ना आए तो बात समझ आती है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ अ जजमेंट क्लैरिफाइंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन और आप फिर भी एक उल्टा सा खत लिख दें, तो ये तो मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट शुड टेक अ सीरियस नोट ऑफ दिस। ये तो एक आम आदमी को भी पता है कि प्रेसिडेंट की इंडिपेंडेंट पावर है। अच्छा। उन्होंने आई थिंक कुछ मैं को डेट दे भी दी है शायद। सुप्रीम कोर्ट ने वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने तो कहा है ना कि वो लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट को जो है वो भेज रहे हैं और उनसे अब लेंगे इसको कि क्या होता है। अहमद पंसोटा, यहाँ पर मैं एक छोटी सी ब्रेक लेने दें, ब्रेक से वापस हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। हमारे साथ हैं इन फोकस में हैदर वहीद, अहमद पंसोटा और कमर दिलशाद साहब। अहमद, आप इसको किस तरह देख रहे हैं? इसलिए क्योंकि आप ये देखिए कि ये बात बिल्कुल सही कही हैदर ने, हमने लास्ट 2 सूबों के अंदर 90 दिन में सुप्रीम कोर्ट ने भी पूरी कोशिश करा ली, लेकिन इलेक्शन तो नहीं होके दिए। उस वक्त डीलिमिटेशन थी, सेंसस होने थे, वो सारी उज़र थे। आज ये है कि जी डीलिमिटेशन हमें करनी है, सेंसस हो चुके हैं, वो नोटिफाई हो चुके हैं। ये जो डीलिमिटेशन की मोहब्बत है और ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का फैसला है, अगर ये गवर्नमेंट इतनी सीरियस होती तो ये आते ही सबसे पहले काम ये कर देती कि आके उस टाइम तो एक चीफ मिनिस्टर थे, बाकी तो 3 मौजूद थे। ये काम ये कर देते ताकि एटलीस्ट टाइम भी लैप्स कर जाता। इलेक्शन कमीशन ऑफ ये डिसीजन है ही बेस्ड ऑन मेलाफिडे, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप आइन का दिबाचा अच्छा, पढ़ें तो एक सेकंड कथा कलामी के लिए माफी चाहूं। इसमें इलेक्शन कमीशन तो नहीं इसको चैलेंज कर सकता ना, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। अगर गवर्नमेंट की फॉर एग्जांपल वो इंटेंट को कैसे चैलेंज करेगा? दे कांट डू दैट। नहीं, मैं तो कह नहीं रहा कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसकी इंटेंट को चैलेंज करे। मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि अगर गवर्नमेंट की इंटेंट क्लियर होती और उसका मकसद ये ना होता, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये चीज तो देख सकती है कि आइन की जो मंशा है, जिस तरह हैदर साहब ने कहा कि सैक्रोसेंट आर्टिकल कौन सा है तो नजर आता है, उनको वही सारी चीजें क्यों नजर आती हैं जो कि पीडीएम को नजर आती थी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। मैंने तो आपको एक कंप्लीट समरसॉल्ट पोजीशन में बताई है जो उन्होंने ली है। इलेक्शन कमीशन का जो केस था पंजाब इलेक्शंस का और अब का कंप्लीट चेंज ऑफ स्टांस है। अब मैं आपको आइन की जो सैक्रोसेंट प्रोविजन है उसकी मैं रीजनिंग बताता हूँ। जो हैदर साहब ने बात की बिल्कुल दुरुस्त कहा। आपके आइन के दिबाचे में लिखा हुआ है कि हाकमियत अल्लाह ताला की जात की है। कानून की जो अवाम ताकत का सरचश्मा है, अपने नुमाइंदगान के थ्रू पावर एक्सरसाइज करते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी का जो प्रिंसिपल है दैट रेस्ट्स ऑन वोटिंग इलेक्शंस, अब इस प्रिंसिपल को सबवर्ट कर दें क्योंकि पाकिस्तान के अंदर डीलिमिटेशन होनी है जो कि वो भी सही तरह नहीं हो सकती अगर सीट्स इंक्रीज होनी है, क्योंकि डीलिमिटेशन और डीलिमिटेशन का रीजन बड़ा जबरदस्त देते हैं असर इकबाल साहब कि ये काम इमरान खान साहब ने शुरू किया था तो अब हमें खत्म करना बड़ा जरूरी है। खान साहब ने तो बहुत काम शुरू किए थे, वो सारे आपने खत्म किए। आप आइन का बेसिक प्रिंसिपल सबवर्ट कर रहे हैं विच इज रिप्रेजेंटेशन थ्रू विल ऑफ द पीपल और कह रहे हैं 90 दिन से हम आगे जाएंगे क्योंकि हमने डीलिमिटेशन करनी है। कौन सा लव है फॉर डीलिमिटेशन? दैट हैज सर्टेनली रिजन। बट अहमद, इज इट आल्सो नॉट अकॉर्डिंग टू लॉ कि एक मर्तबा काबीना अगर आपकी सेंसस को नोटिफाई कर दे तो फिर इलेक्शन कमीशन के ऊपर बाइंडिंग है कि वो नए सेंसस के तहत ही इलेक्शन को कंडक्ट कराएगा? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन जिस तरह हैदर साहब ने बात की कि डीलिमिटेशन तो आप करवा सकते हैं जो कि इतना लंबा काम नहीं है, बट उसके बाद सीट्स क्रिएशन और लेफ्ट राइट आपने जाना है
और ये सारे का सारा काम 90 दिन में हो सकता है। अगर नहीं हो सकता तो देन द प्रोविजन ऑफ 90 डेज विल ट्रम्प ओवर दिस, बिकॉज दैट्स द बेसिक सैक्रोसेंट प्रोविजन और सब्सटैंटिव प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन की। कल को अगर खुदा ना खास्ता आइन का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अगेंस्ट कोई प्रोविजन चले जाए क्योंकि जी हमने सेंसस या डिलिमिटेशन करानी है, तो क्या हम कल को सुप्रीम कोर्ट बंद कर देंगे या कोई ऐसा काम करेंगे? नो, द आंसर इज वेरी क्लियर, नो, बिकॉज जो आइन की स्पिरिट है दैट कैन नॉट बी सबटाज्ड और जेपटाइज्ड एट एनी कॉस्ट व्हाटसोएवर। ओके, लास्ट 2 मिनट्स में चाहूंगी कंवर दिलशाद साहब, क्योंकि ट्रैवल कर रहे हैं, आप हमें सुन सकते हैं कंवर दिलशाद साहब? या मैं बिल्कुल अच्छी गुफ्तगू सुनी हैदर साहब की, हमारे दोस्त की भी, अहमद की भी, और बहुत खूबसूरत लॉजिक के साथ उन्होंने बात की है, बड़ा अपडेट किया हमें उन्होंने। लेकिन सर सारे मामला तो आइन और कानून के मामले में इंटरप्रिटेशन तो होती रहती है। जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का जो पॉइंट ऑफ व्यू जो हमारे दोस्तों ने तस्लीम कर लिया है, तो आइन का आर्टिकल 51 भी तो आइन का आर्टिकल है जिसमें हल्का बंदी कराना मैंडेटरी हो गया। जब गवर्नमेंट पाकिस्तान ने नोटिफिकेशन कर दिया तो उसको हल्का बंदी, क्योंकि हल्का बंदी 90 दिन में नहीं, 90 दिन में तो ठीक है, 90 दिन से ज्यादा लगेगा, 130 दिन लगेंगे, इसके बाद 2 माह लग जाएंगे। नया जो आएगा इंतखाबी शेड्यूल उसमें भी तो 50 दिन चाहिए हमें। अच्छा। ये सारा मामला मैं इसलिए मैंने बताया है कि इलेक्शन कमीशन का जो रोड मैप जो अंदरूनी तौर पर तैयार हो रहा है, उनका ख्याल उनका रोड मैप यही है कि जो इलेक्शन जो है वो फरवरी के पहले हफ्ते में हो जाएंगे और इंतखाबी फरिश्ते का नोटिफिकेशन भी हो जाएगा, हल्का बंदे का भी हो जाएगा और इलेक्शन जो है वो फरवरी के पहले हफ्ते में हो जाएंगे। अच्छा, तो मुझे एक बात बताइए, लोग सवाल करते हैं कि जब सारी पावर्स अगर नए कानून के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ही तफवीज कर दी गई हैं कि उन्होंने ही बताना है कि इलेक्शन कब होंगे, जो कि हम देख रहे हैं केयरटेकर सेटअप इंटरिम मिनिस्टर्स भी बता रहे हैं कि वो बताएंगे, हमें तो पता नहीं, तो वो क्यों नहीं अनाउंस कर देते अगर उन्होंने सब कुछ तय किया हुआ है? और कास्ट इन स्टोन वाली चीज़ है कि जी 54 दिन आपने देने हैं सारी इलेक्शनियरिंग के पॉलिटिकल पार्टीज को, इतने दिन में हम हल्का बंदियां करेंगे, इतने दिन में चैलेंज करने का टाइम है, इतने दिन में इलेक्टोरल रोल्स अपडेट करने का टाइम है, फिर उसकी चैलेंज का टाइम है, यू नो ऑल ऑफ दैट। ये तो एक साइंस और एक नंबर ऑफ डेज गिने हुए होते हैं ना इसके, व्हाई नॉट अनाउंस? नहीं, इलेक्शन के फिर अनाउंस कर दिया है 14 जो है अब दिसंबर को जनाब बाकायदा वो हल्का बंदियों का नोटिफिकेशन हो जाएगा। और जो हमें अंदरूनी तो मुझे खबरें मिल रही है वो मैंने आपको बताया कि वो उसके साथ साथ वो इंतखाबी फरिश्ते भी बना रहे हैं, जहाँ हल्का बंदियां हो रही हैं उसके साथ साथ इंतखाबी फरिश्तों पर भी नजरसानी हो रही है, तो बैक वक्त इकट्ठे काम हो रहा है और वो 14 दिसंबर को दोनों काम इकट्ठे हो जाएंगे, हल्का बंदी भी हो जाएगी और इंतखाबी फरिश्ते भी नहीं बन जाएगी और इसके बाद वो जारी कर देंगे शेड्यूल। आप जो उनके पास इख्तियारात हैं सेक्शन 57 के तहत, ठीक है, इलेक्शन जो है फरवरी के पहले हफ्ते हो जाएंगे। यानी 90 दिन तो क्रॉस हो चुके होंगे ना जब तक? 90 दिन को कौन पूछता है, 90 दिन छोड़े आप, 90 दिन तो वैसे एक रस्म है, ठीक है, चलती रहेगी। हैदर जस्ट 10 सेकंड्स, 90 दिन को कौन पूछता है? यू वांट टू आंसर दैट? आई हैव टू सही कह रहे हैं, तो सही कह रहे हैं कि 90 दिन में नहीं होंगे इलेक्शन और कोई भी नहीं पूछेगा। क्या गलत नहीं रहे, आईनी बात नहीं कर रहे लेकिन प्रैक्टिकल बात वही कर रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हैदर वहीद, कंवर दिलशाद, अहमद पंसोटा फॉर जॉइनिंग अस। ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो इस पूरे सियासी मंजरनामे पे जो सबसे ज्यादा सवाल अगर पूछा गया है उसका जवाब लगता है कि आज लंदन से आ ही गया। नवाज शरीफ पाकिस्तान कब वापस आएंगे? राइट आफ्टर दिस वन। वेलकम बैक। हमारे साथ है इन फोकस में हैदर वहीद, अहमद पंसोटा और कंवर दिलशाद साहब। कंवर दिलशाद साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कंवर दिलशाद साहब, आपने सुना अहमद पंसोटा साहब कहते हैं कि ये बिल्कुल आइन के खिलाफ होगा। कानून जो है वो कैसे आइन पर यू नो लाइक इट कैन नॉट ओवरपावर द कॉन्स्टिट्यूशन दैट ऑलरेडी एग्जिस्ट। कोई नई तरमीम अगर हो भी गई है तो वो तो एक कानून में हुई थी, आपका आइन वहीं का वहीं है। 90 रोज के अंदर इलेक्शंस भी होने हैं और इस वक्त ईसीपी गलत कर रहा है, डेट सदर ने ही देनी है। जी, हर आप अपने वकला की या अपने दानिशवर की यानी माहिरीन की आप अपने राय है, आप अपने इंटरप्रिटेशन होती है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के आईनी इदारे का सरबराह है, उसने चीफ इलेक्शन कमीशन ने अपने इलेक्शन कमीशन के तमाम मेंबरान को मशावरत करने के बाद ही उन्होंने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के हक का जवाब दिया है। जनाब, आप आइन के आर्टिकल 200 आप जो कौमी असम्बली जो तहरीर की गई थी वो आइन के आर्टिकल 58(1) के तहत की थी, जिसमें सिर्फ सिंपल लिखा हुआ है कि प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है असम्बली डिजॉल्व कर सकते। उन्होंने अपने असम्बली डिजॉल्व हो गई, लेकिन उसको साथ मिला के पढ़े जो सेक्शन 57 है वो भी एक इलेक्शन एक्ट का हिस्सा ही है।
उसमें लिखा हुआ है कि उसमें जो प्रेसिडेंट की मशावरत है, जो हालिया तरमीम हुई पार्लियामेंट एक्ट के जरिए, उसमें प्रेसिडेंट पाकिस्तान का दरबार खत्म कर दिया और तमाम इख्तियारात जो है वो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को दे दिए। अब ये दोनों राहें पे चल रही है, एक एक्ट का हिस्सा है, दूसरा आर्टिकल 58(1) है। जो हमारे दोस्त फरमा रहे हैं वो ठीक है, उनकी बात में वजन है कि वो आइन का आर्टिकल 48 का जो सब सेक्शन 5 है, उसमें ये लिखा हुआ है कि जब वो प्रेसिडेंट पाकिस्तान जो है असेंबली तहलील करेंगे तो इलेक्शन की तारीख देने के रवादार हैं, उसमें लिखा हुआ है। लेकिन इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो असेंबली तहलील हुई है आर्टिकल 58(1) के तहत, उसमें कोई इलेक्शन की तारीख का जिक्र नहीं है। तो ये सारे मामला तो चल रहे हैं। इसके साथ साथ ये भी बड़ी अहम बात है कि जैसे आप 90 दिन की बात कर रही हैं, 90 दिन की बात ठीक है, लेकिन 90 दिन के रास्ते में रुकावट है आइन का आर्टिकल 51 सब सेक्शन 5। इसमें ये लिखा हुआ है कि जब मरदमशुमारी का नोटिफिकेशन कर दिया जाए, गजट नोटिफिकेशन कर दिया जाए, तो जो उसका लास्ट रिजल्ट की रोशनी में उसको हल्का बंदी कराना जो है वो मैंडेटरी है, लाजमी है। अब एक तरफ आर्टिकल 51 भी है, आर्टिकल 224 भी है, 90 दिन भी है और इस साथ साथ हल्का बंदियां भी चल रही हैं। लेकिन हमें जो आज खबर मिली है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान जो है वो हल्का बंदियों के साथ साथ इंतखाबी फरिश्तों को भी अपडेट कर रहा है। तो 14 दिसंबर को हल्का बंदियों का भी नोटिफिकेशन हो जाएगा और नजरसानी शुदा इंतखाबी फरिश्तों का भी नोटिफिकेशन कर दिया जाएगा और उसके चंद रोज बाद अपने इलेक्शन शेड्यूल जो है सेक्शन 57 के तहत जारी करके इलेक्शन जो है वो फरवरी के पहले हफ्ते में हो जाएंगे। फरवरी के पहले हफ्ते आप कह रहे हैं। अच्छा हैदर, ये इन्होंने जो एक्सप्लेन किया, अहमद का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ये इतना आसान आपको नजर आ रहा है? बिकॉज यू ऑलरेडी हैव द अदर साइड, जिसमें तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि हल्का बंदियां, जब उनकी मुलाकात हुई है उनके वफ्द की इलेक्शन कमीशन से, तो वो तो ये कहते हैं ये नई हल्का बंदियां हो ही नहीं सकती, इसलिए क्योंकि वो तो मानते ही नहीं उस काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को जिसमें 2 केयरटेकर सीएम्स बैठे थे, और वो कहते हैं उनका तो मैंडेट ही नहीं था नोटिफाई करने का। डू यू रियली सी दिस हैपनिंग, या ये मामला भी कोर्ट में ही जाएंगे? ये सारे मामला कोर्ट में जाएंगे। आर्टिकल 48(5) जो है वो आई थिंक कंट्रोलिंग है पहले इशू के हवाले से कि जब असेंबली जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पर प्रेसिडेंट डिसॉल्व करते हैं प्रीमेच्योरली, तो तारीख 90 दिन के अंदर की तारीख देने के वो पाबंद होते हैं प्रेसिडेंट साहब खुद। और इलेक्शन एक्ट की जो तरमीम है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल को ओवरराइड नहीं कर सकती। दूसरा, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में क्या केयरटेकर सीएम जो है ये फैसला कर सकते थे? मेरे ख्याल से फैसला अगर वो कर भी सकते थे तो जब पार्लियामान नहीं है तो आईनी तरमीम तो इस वक्त हो नहीं सकती कि जो सीटें बढ़ा सके, यानी अंदरूनी तौर पे डीलिमिटेशन की हद तक जो है वो कार्रवाई हो सकती है। और आइन के सारे अगर आर्टिकल्स को हम साथ पढ़ें, क्योंकि ठीक है सबसे सैक्रोसैंक्ट आर्टिकल कहता है कि 90 दिन के अंदर होने इलेक्शन, ये भी आइन कहता है कि कंडक्ट करवाने ईसीपी ने, साफ भी होने हैं और जो है केयरटेकर्स के अंडर भी होने हैं, और फिर अगर सेंसस नोटिफाई हो जाए तो 120 दिन है गालिबन जिसमें डीलिमिटेशन भी होनी है। बट इन सारी चीजों को अगर साथ पढ़ें तो मेरे ख्याल से इसका मतलब ये है कि साफ शफाफ भी उन्हें केयरटेकर ने भी कराने, ईसीपी ने भी कंडक्ट कराने हैं, लेकिन 90 दिन तो डीलिमिटेशन भी होनी है, ये सारी चीजें होनी है। अगर 90 दिन में हो गई तो उनको इफेक्ट दे दिया जाएगा इन इलेक्शन के लिए, और अगर 90 दिन में नहीं हो सकती तो फिर अगले इलेक्शन के लिए। अच्छा। तो ये 90 दिन का जो की जो शिक है वो ज्यादा सैक्रोसैंक्ट नजर आती है, और ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो अजम्पशन ये है कि वो 90 दिन में हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि 90 दिन में हो लेकिन साफ शफाफ ना हो, केयरटेकर के अंडर ना हो, कंडक्ट भी ईसीपी ना कराए, मैं और आप करा लें, ऐसा नहीं है। सारी चीजें होनी है लेकिन 90 दिन। लेकिन 90 दिन में तो होती नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि हम और एक आखिरी बात इस पे कि देखिए काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में अगर आप समझते हैं कि केयरटेकर सीएम्स ये फैसला नहीं कर सकते थे और ये नोटिफाई गलत किया गया है सेंसस को, तो लेकिन जब तक कि कोर्ट्स इसको ओवरटर्न ना कर दें तो एट दिस पॉइंट इन टाइम द सेंसस डज स्टैंड नोटिफाइड। हाउएवर उसके बाद जो डीलिमिटेशन होनी है और लाजमन होनी है और आइन में लिखा है होनी है, क्या वो एक इलेक्शन को रोक सकते हैं? क्या वो 90 दिन की सैक्रोसैंक्ट तारीख को जो आगे बढ़ा सकते हैं? ये एक बिल्कुल अलहदा बात है और मेरे ख्याल से प्रॉब्लमैटिक होगा कि अगर हम 90 दिन से आगे इस बुनियाद पे जाएं। लेकिन पिछले 90 दिन जो है वो जिस बुनियाद पे आगे गए हैं तो ये तो आई थिंक छोटी बात है। मेरे ख्याल से ये 90 दिन आगे जाएंगे भी और मेरे ख्याल से कुछ होगा भी। हैदर, लेट मी टेक अ ब्रेक ओवर हियर। ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू का आगाज करेंगे।
वेलकम बैक। उधर लंदन के हवाले से खबरें आज बड़ी सरगर्म हैं और बल्कि ज़राए की इत्तलात से ये बताया भी जा रहा है कि शरीफ फैमिली ने बिलाखिर डिसाइड कर ली है एक तारीख जिसमें वो समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब वतन वापस फाइनली आ जाएंगे। और बताया जा रहा है कि पहले सितंबर के वस्त की ये तारीख थी और उसके बाद अब जो है 15 अक्टूबर की तारीख तय की गई है। ये सारी वो इत्तलात है जो लंदन से आ रही हैं, लेकिन जाहिर है कि जिसे कहते हैं कि ऑफिशियली अभी किसी ने अनाउंसमेंट ये नहीं की, लेकिन अलबत्ता लंदन में आप जानते हैं कि साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब भी वहाँ मौजूद हैं, उनकी मुलाकात भी हुई है, इलेक्शन के हवाले से बातचीत भी हुई है। आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी आप जानते हैं कि CEC का इजलास जो कि काफ़ी तवील इजलास है वो भी चल रहा है। सो लंदन ही में मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार मुज़म्मिल सोहरवर्दी साहब। इनसे पूछते हैं कि लंदन में जो मुलाकातें हुई हैं क्या वाकई ये तय कर लिया गया है मुजम्मिल कि 15 अक्टूबर ही वो तारीख होगी जिसमें नवाज शरीफ साहब फाइनली वतन वापस आ रहे हैं? देखिए, मैं आज मियां नवाज शरीफ को मिला हूँ, कल शहबाज शरीफ को मिला हूँ। दे आर वर्किंग ऑन अ डेट, ये बात ठीक है। और मैंने आज जब पूछा कि आपकी वापसी की डेट, तो उन्होंने कहा डेट का क्या मसला है, हम 4-5 दिन पहले भी तय करेंगे कि 7 दिन पहले कि हमने फलां तारीख को आना है, तो तुम आ जाएंगे। कोई आने के लिए कोई बड़ी रॉकेट साइंस को 1 महीना पहले डेट तय करने की जरूरत नहीं है। मुझे उन मियां साहब ने कहा कि मेरा मतलब है कि ना आने में कोई कानूनी रुकावट है, ना सियासी रुकावट है, अब तो पॉलिटिकल टाइमिंग की बात है। तो कोई भी डेट 1 हफ्ता पहले हम डिसाइड करेंगे और उसमें आ जाएंगे। मतलब मुझे मुजम्मिल तारीख सब कुछ है, उधर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तारीख नहीं बता रहा कि कब इलेक्शन की तारीख है, इधर नवाज शरीफ साहब की तारीख अटकी पड़ी है, क्योंकि इनके लोग तो यही कहते थे ना कि रिस्क फ्री एंट्री चाहिए है। राना सनाउल्लाह साहब भी ऐसा कह चुके हैं, ख्वाजा आसिफ भी कह चुके हैं। देखिए, नवाज शरीफ एक PMLN का वाइल्ड कार्ड है और PMLN का ये ख्याल है कि उनकी वापसी का इलेक्शन के से ज्यादा फायदा उठाना चाहिए और उनकी वापसी को ऐसी टाइमिंग पे होनी चाहिए जो इलेक्शन से मिलती हो, ताकि उसके साथ इलेक्शन कैंपेन जुड़ जाए। वो आकर जाती उम्रा में बैठ जाएं और फिर महीने 1.5 का गैप हो जाए और वो एक डल पीरियड गुजर जाए तो वापसी का मोमेंटम जाया हो जाएगा। तो जो मुझे समझ आई है कि कोई ऐसी अक्टूबर में इलेक्शन स्केड्यूल आ जाने की उम्मीद है, डिलिमिटेशन का एंड हो रहा होगा और जिस समय इलेक्शन स्केड्यूल इलेक्शन कमीशन से आ जाएगा और एक डेट आ जाएगी इलेक्शन कमीशन से कि ये डेट को इलेक्शन है और ये स्केड्यूल है और टिकटों की तकसीम का काम शुरू हो जाएगा, में पार्लिमानी बोर्ड्स बनने शुरू हो जाएंगे, एक इलेक्शन एक्टिविटी आपको मुल्क में नजर आएगी, तो नवाज शरीफ की वापसी भी नजर आएगी क्योंकि वो अपनी वापसी को पॉलिटिकल टाइमिंग के साथ देख रहे हैं, किसी जुडिशियल टाइमिंग के साथ नहीं देख रहे, जो मुझे समझ आई है। उन्होंने मुझे कहा कि 2018 के में सजा हुई थी और ये पता था कि आऊंगा तो जेल चला जाऊंगा, लेकिन इलेक्शन था, मुझे आना था। और अगर मैं ना आता तो इलेक्शन में नुकसान होता। सब कहते हैं कि जी लीडर बाहर बैठा हुआ है, तो वो अपनी पॉलिटिकल टाइमिंग के हवाले से वापसी का फैसला हो रहा है। ठीक है, आपकी मुलाकात हुई, तवील मुलाकात हुई, आपने यकीनन काफी सवाल भी पूछे होंगे मुजम्मिल, बट नवाज शरीफ साहब की वापसी में जो चीजें हायल हैं वो सबसे पहले कानूनी मामलात हैं, जिस पर उनकी बड़ी मशावरत कानूनी टीम करती रहती है कि जब वो वापस आएंगे सब कहते हैं उन्हें पहले जेल जाना होगा। खुद खाकान अब्बासी साहब ने गुज़िश्ता रोज कहा कि आए, बिल्कुल उनकी ज़रूरत है, उन जेल जाएंगे, पहले फेस करेंगे और उसके बाद जो कुछ होना है वो होगा। नहीं, मुझे नहीं लगा कि यहाँ कुछ ऐसी फीलिंग भी मौजूद है कि जेल जाना होगा। उनका ख्याल है कि मरियम नवाज बरी हो चुकी हैं, वो हिफाजती जमानत अप्लाई होगी, वो बेनज़ीर को भी मिली थी, वो सबको मिल जाती है प्री रेस्ट बेल। इमरान खान को तो सैकड़ों मिली हैं, हजारों सैकड़ों प्री रेस्ट बेल्स उन्हें मिली हैं, तो मेरी एक प्री रेस्ट बेल तो कोई इशू नहीं होगा और उस प्री रेस्ट बेल के साथ मैं लैंड कर जाऊंगा और अपील फाइल करूंगा, जिस अपील के नतीजे में प्री रेस्ट में ही मुझे जो वो अपील एक्सेप्ट हो जाएगी और सजा मुअत्तल हो जाएगी 10-15 दिन में, तो 10-15 दिन की प्री रेस्ट बेल भी होगी। उनको नहीं ऐसा लग रहा कि कोई जेल जाना पड़ेगा या कुछ है, एक प्री रेस्ट बेल है जो मामूली सा एक जुडिशियल काम है। उनका ख्याल है कि पाकिस्तान में तो जमानतों की लूट सेल लगी हुई है,
ऐसे में उनकी एक जमानत का क्या मसला होगा। तो वो जमानत तो इतना इशू नहीं है, ना जेल जाना है। उनके ख्याल में जब वो अपील दायर करेंगे तो वर्डिक्ट सस्पेंड भी हो जाएगा और वो वर्डिक्ट इन दी एंड वो अपील सक्सीड भी हो जाएगी, क्योंकि को अक्यूज मरियम नवाज बरी हो चुकी हैं और आपने देखा है नैब भी उसको परसू नहीं करा। मुझे नहीं वो सेंस लगी कि जी जाना है तो जेल जाना पड़ेगा या जेल जाने की वजह से टाइमिंग क्या होनी चाहिए। ये ऑल पॉलिटिक्स, बट आई सी कि वो अपनी अगली पॉलिटिकल गेम को देख रहे हैं, अगले पॉलिटिकल अलायंस देख रहे हैं, अगले इलेक्शन देख रहे हैं और सब फैसले उस तनाजुर में करने की कोशिश। तो इसका मतलब तो वो हुआ ना कि वो जिस लेवल प्लेइंग फील्ड का पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बार बार कहती थी कि पहले लेवल प्लेइंग फील्ड होगी तो नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। कई उनके रहनुमा ये कहते थे कि उस पोजीशन पर वापस जाएं जो पोजीशन थी उस वक्त जब वो वजीर आजम थे और उसके बाद के जो हालात हैं, पहले वहां वापस जाएं फिर आएंगे। क्या वो सारी चीजें तय हो गई ना? इसका मतलब वो सारी चीजें अब रिवर्स होती नजर आ रही हैं, इसीलिए उनकी वापसी है। देखिए, ही हैज वन, इसमें तो कोई बात नहीं है कि सियासत की खेल में उन्होंने अपने मुखालिफ, सबसे बड़े मुखालिफ इमरान खान को शिकस्त दे दी है। शिकस्त उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से ताल्लुकात में भी दे दी है, शिकस्त उन्होंने आर्मी चीफ लगाने पर भी दे दी है, शिकस्त उन्होंने पंजाब और केपी के इलेक्शंस पे इमरान खान की गेम को नाकाम करके दे दी है, शिकस्त कौमी असम्बली निगरान हुकूमत बनानों पर दे दी है। तो एक विक्ट्री की तो एक लंबी लिस्ट है जो नवाज शरीफ के पास पिछले 1 साल में सियासी फतूहात हैं और उनके उसमें कुछ इमरान खान की अपनी गलतियां भी हैं और कुछ नवाज शरीफ की सियासी चालें भी हैं। लेकिन ही फील्स के वो अब जीत की तरफ हैं और उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स उनके लिए जो बहुत बड़े थे 2018 में, वो अब इतने बड़े उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट नहीं हैं। अच्छा। और अब शायद वो लोग उनके लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। देयर आर अदर थिंग्स टू थिंक अबाउट इट। बट एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? एट द कॉस्ट ऑफ व्हाट? अगर उनकी आप समझते हैं या वो ये समझते हैं कि उनकी सियासी जीत है, क्या इसमें कहीं जमहूरियत की नफी नहीं नजर आ रही? क्या ये वही नहीं हो रहा जो पहले उनके साथ हुआ था, आज किसी और लीडर के साथ हो रहा है? और क्या वो तैयार हैं कि फिर हो सकता है उनके साथ? देखिए, दोबारा हो सकता है या नहीं हो सकता है, इस पर मैंने बात नहीं की है। लेकिन उनका ख्याल है कि जिन्होंने 2018 में ये सब कुछ किया है, उन सब का एहतसाब जरूर होना चाहिए। मुझे लगा है कि वो अपने लिए कोई पॉलिटिकल इतना बड़ा चैलेंज नहीं देख रहे इस वक्त अगले इलेक्शन। उनका ख्याल है कि उनके लिए एक बेस तैयार है और ओपोनेंट बहुत वीक पोजीशन में है और ऐसा इलेक्शन लड़ना और इसके लिए मोमेंटम बनाना एक आसान काम है। बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि हम तो उसे जुलाई में इलेक्शन ऑफर कर रहे थे, अगर वो हमारे साथ जुलाई में असेंबलियां तोड़ने पे मान जाता तो आज ये सब कुछ ना होता, लेकिन हम तो उसे जुलाई का इलेक्शन ऑफर कर रहे थे। उन्होंने कहा मैंने खुद कहा कि उसके साथ बैठ के बात करें और जुलाई के में असेंबली तोड़ दें और इलेक्शन की तरफ चले जाएं। उनका ख्याल था कि अगर उस वक्त इमरान खान हमारी ऑफर मान लेता कि हम जुलाई में असेंबली तोड़ने के लिए तैयार थे तो आज ये सारे मसाइल होते ही ना। लेकिन उनका ख्याल है कि उनका स्क्रिप्ट और एजेंडा कोई डेमोक्रेसी के लिए नहीं था, हालांकि उन्हें बहुत बहुत पेशकश की हमने। उन्होंने कहा कि ये कतई नजर कि उसकी पोजीशन बेहतर थी या हमारी बेहतर थी, हम पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए उसको इलेक्शन तो जुलाई में घर जाने के लिए तैयार थे, ठीक है ना। तो माना तो इमरान खान नहीं है ना, तो अब आप कहें कि लेवल प्लेइंग फील्ड इन्होंने दी है या इमरान खान ने खुद अपने लिए ली है, ये एक मुश्किल सवाल है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि हम तो उसको आखिरी वक्त तक बातचीत की ऑफर करते रहे हैं। सही, वो ही नहीं बात करना चाहता था, तो अब वो हम क्या कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मुजम्मिल सोहरवर्दी। इनकी बात भी हुई है मुस्लिम लीग नून के ताहयात सदर नवाज शरीफ साहब से और उन्होंने इस हवाले से हमें आगाह किया कि जो भी तारीख होगी वो कोई इतनी लंबी चौड़ी तारीख नहीं है, ये सब सियासी चालें हैं। एंड व्हेन ही फील्स कि 1 हफ्ते में अनाउंस कर देंगे और आ जाएंगे, अब उनके वापस आने में कोई मसला उन्हें नज़र नहीं आता। बहरहाल इसी के साथ हम यहाँ पर आप सबसे इजाज़त लेते हैं, इंशाल्लाह फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। सवाल अभी भी यही है, ECP ने अनाउंस करना है कि आखिर इलेक्शन की तारीख क्या होगी। जैसे ही वो तारीख क्या अनाउंसमेंट हो जाएगी आफ्टर द डीलिमिटेशन या बिफोर द डीलिमिटेशन, ये तो ECP ही बता सकता है, उसके बाद हम देखेंगे कि सियासत में और ज़्यादा तेज़ी नज़र आएगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।